मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 11। अपनी आंखें बंद ही रखो और अपने अंदर की सारी ऊर्जा को आराम से महसूस करो। धीरे धीरे तुम अपने शरीर को भूलकर सिर्फ अपने मंत्र से की एक बिंदु की तरफ ध्यान केंद्रित करते रहो। तुम धीरे धीरे दूसरी दुनिया में जाने लगोगे और आगे तूने क्या करना है तुम जानते हो। मध्य आवाज करण और आरव के कानों में पड़ रहे थे। इस वक्त वह लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान को अपने ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए अपनी शक्ति स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी आरव अचानक से पसीने से लथपथ गया और उसके माथे पर एक पीली रोशनी बहुत तेजी से प्रकाशित होने लगी। फिर भी अब अपनी जगह पर वैसे ही स्थिर बैठा रहा, पर उसकी रोशनी की तेज से उसके सामने बैठा ध्यान मुद्रा में करण की ध्यान अचानक से टूट गया और जैसी उसने आरव को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो उस कुछ दूरी पर बैठे उसके पिता का भी वैसा ही हाल था। वह दोनों बाप बेटे कभी एक दूसरे को देखते तो कभी अबको, पर आरव के माथे के बीच एक पीली रोशनी कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। आरव वही ध्यान मुद्रा में बैठा अब बहुत ही ज्यादा पसीने से भीगा हुआ था और इस वक्त उसके शरीर कांप रही थी। फिर भी वह किसी भी तरह अपने आप को वैसे ही स्थिर रखने में बहुत मेहनत कर रहा था। तभी धीरे धीरे वह रोशनी कम होती चली गई और अचानक से गायब हो गई। वह गायब होने के साथ ही आप वहीं पर ढेर होकर गिर पड़ा। ये देखकर करण और उसके पिता दोनों ही आरव के पास आ गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, क्योंकि अपने लाइफ में पहली बार उन लोगों ने इस तरह से कुछ होते हुए देखा था। कुछ देर के बाद अब के कमरे में धीरे धीरे आ रहा हूं। उन्हें अपना आंखें खोल अपनी नजर इधर उधर देखने लगा। जहां करण और उसके पिता माहेश्वरी आचार्य परेशानी परी चेहरे लिए उसे ही देख रहे थे। करण ने आरव को उठाया और पानी पिलाने के बाद उसे देखने लगा। मुझे क्या हो गया था और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये सुनकर करण और उसके पिता किसी को देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत को क्या कहें। कर्म में जो कुछ हुआ वह सवालों को बता दिया, जिसे सुनकर आरव पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर किसी गहरी सोच में चला गया। उसे ऐसे सोचते हुए देखकर महेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां हैं जिससे तुम सामान नहीं पा रहे। जब से तुम जादू की जल्दी ज्ञान ले रहे हो, इस तरह से तुम्हारी जन्मजात शक्ति है। जन्मजात शक्तियां प्रभावित होकर बाहर आ रही है। तुम्हें अपनी शक्तियों को काबू में करना आना चाहिए। यह क्या कह रहे हैं आप? पिछले 5 शब्दों से मैं बस आपकी दी गई पुस्तक के और बस अपने आध्यात्मिक शक्तियों को काबू में और ध्यान करने में ही ध्यान दे रहा हूं। अब तक तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो आप ऐसे कैसे मुझे कह सकते हैं कि मेरे अंदर कोई शक्तियां हैं? महेश कहा, ऐसे तो बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है। हो सकते हैं ये सारी चीज तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें मिली हो और सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियां मिल गई हो, क्योंकि इस पीली रोशनी का मतलब बहुत ही बड़ा नहीं है। फिर पर भी इस रोशनी से मैं इतना समझ गया कि कोई आम जादूगर या आम इंसान उसके लिए रोशनी को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो उसे हिसाब से इस तरह से तुम पहले ही जादूगर हो। पहले ऐसे जादू करो जिससे उसकी शक्तियां जादू शक्तियों ने चुना है, ना कि तुमने जादू। सब तुमने जा सकती हो और जादुई शक्तियों को मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही है। मैं जितना जानता हूँ वह सारी चीज अब तक मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बाकी सब तुम जानो। पर एक बात याद रखना, तुम्हारी शक्तियों को देखकर मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कोई आम शक्तियां नहीं है और नहीं शक्तियां मिलती हैं उनका ऑर्डर और जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बाकी चीज तुम्हें आचार्य नगर जाकर खुद ही पता करना होगा। और मुझे समझ आ रहा है कि तुम ही मेरी बेटी ने क्यों चुना है, और आचार्य नदी जाने के बाद हो सकते हैं तुम्हें तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य मिल जाए। पर पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? माहेश्वरी ने तो हमें कहा था कि आचार्य नगरी में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। तुम वहां जा सकते हो। मैंने पहले ही तुम दोनों के बारे में वहां की ग्रुप से बात कर लिया है और आरव के बारे में भी मैंने ये कह दिया है कि वह हमारे घर का दामाद है, तो उसे अब किसी भी तरह से कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। हालांकि यह आम इंसानों की तरह वहां पर प्रवेश ले सकता है, पर अब को उसके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है और जितना हम इसके बारे में जानते हैं उस हिसाब से हम ऐसा कुछ नहीं कह सकती। और आचार्य नगरी में किसी भी आम इंसान को प्रवेश मिलने से पहले उसे आम इंसान के बारे में पूरी तरह से जांच किया जाता है, क्योंकि बाहरी शक्तियों और दूसरी दुनिया की शक्तियां काफी ज्यादा प्रभावित होती है आचार्य नगरी से, इसलिए वह नगर की बहुत सुरक्षित तरीके से बनाया गया है। तुम दोनों अब आराम करो और याद रखना किसी को आरव की इस नई शक्ति के बारे में पता ना चले। ये कहकर कुछ बातें उन दिनों में की और उसके बाद महेश जी वहां से चले गए। उसके जाने के बाद करण ने धारा को देखकर कहा, जिस तरह से तुमने अपनी शास्त्र और जादुई मंत्र की किताब सिर्फ 2 हफ्ते में पूरी कर ली थी, उसे देखकर तो मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी ज्ञान ऊर्जा और याद करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। मुझे तो पूरे 13 साल लग गए इसे पूरा करने के लिए और यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और तुमने सिर्फ 5 ही हफ्तों में, यह 5 हफ्तों में इतना कुछ सीख लिया, और आज तो कमाल ही हो गया। तुम्हारे अंदर से शक्तियां बाहर आ रही थी जब हम अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। साफ साफ बताओ, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम कौन हो? ये सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं है। अपने बारे में जितना तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं मैं जानता हूं। बार बार यह सवाल पूछ कर मुझे और परेशान मत किया करो, तंग आ गया हूं।
सवाल से मैं हर वक्त हर पल हर समय मेरे दिमाग में यही सवाल चलता रहता है कि आखिर मैं हूँ कौन। जाते वक्त यह सवाल मुझे बहुत परेशान करता है, तो सोते वक्त वह सपना मुझे बहुत परेशान करता है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। ये कहकर आ रहा बहुत गुस्सा होने लगा। उसे गुस्सा होता देखकर कारण ने उससे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और उसे शांत करते हुए कहने लगा था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आज के बाद मैं ये सवाल कभी नहीं करूंगा। अब तो तुम मेरे दोस्त हो यार, माफ कर दो और इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। ये कहकर वो थोड़ी हिम्मत करते हुए आरव के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख। आरव को भी एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कारण से बात कर रहा था। यह एहसास होने के बाद अपने अपना सर पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गया और धीरे से कारण को कहा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं है, बस मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूं। मैं अपनी अस्तित्व को ही नहीं जानता कि मैं हूं कौन और मेरे पास इतनी एलिजिबिलिटी कैसे आई है। जब से मैं तुम्हारे साथ जादू की ज्ञान और शास्त्र को करना शुरू किया है तब से मेरे शरीर में एक अलग ही तरह बदलाव आने लगा है। तुम मुझे देख लो, इन 5 हफ्तों में मैंने अपना वह बुक देखा जो मैं पहले नहीं था। नीरज, शरीर का वजन और मेरा कद तुमसे थोड़ा बढ़ चुका है। अरे ये तो तुम्हारे उसे चीज का नतीजा है जो तुम सुबह शाम और रात तीनों टाइम करते हो। खाना खाना भूल जाओगे पर वह करना नहीं। हम खुद के साथ मुझे भी करने रहते हो। पूरा शरीर बदन दर्द के मारे मर जाता है। बस एक दो क्या ही करना भाई मुझे। ये सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहा, अगर अपने शरीर को मजबूत नहीं रखूंगी तो जादू सीखकर क्या करोगे। अगर जादू, उसके बाद अगर तुम्हें किसी से जादू के अलावा तुम्हें लड़ना पड़ी तो कैसे लड़ूंगी जब तुम्हारा शरीर ही मजबूत नहीं होगा। और शरीर मजबूत होने के बाद दिमाग भी बहुत मजबूत ही रहता है। तुम अपने दिमाग और शरीर को बहुत आसानी से काम मिल सकते हो। ऐसी बात करने के बाद वह लोग सो गए। एपिसोड 12। 5 हफ्तों की ट्रेनिंग, अध्ययन और कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार आरव और करण दोनों ही आचार्य नगरी जाने के लिए तैयार हो गए। आचार्य नगरी, वहां उन्हें एक परीक्षा देना पड़ा जिसके लिए उन्हें वहां के आचार्य डी के द्वारा दिए गए परिप्रवेश परीक्षा को पूरा करना होगा, जिसमें उनका पहला पड़ाव यही था कि वह अपने सामान के साथ इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। आरव और कारण भी बहुत धैर्य के साथ सारी चीज को सुनकर पहाड़ की चढ़ाई करने लगे। अब आगे पहाड़ के चोटी में पहुंचने के बाद कारण अपने घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगा, तो वही आरव भी अपने हाथ पैर को आराम देने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करने लगा, जिससे उसके हाथों पैरों पर आराम मिलने लगा। और उसने करण को भी यही करने को कहता है, जिस कारण भी कर उसके साथ बैठ जाता है और बोतल निकाल कर पानी पीने लगता है। वह आराम कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने 2 लोग आकर खड़े हो गए। आरव और कारण दोनों ने अपना सर उठाकर उसे तरह देखा तो एक लड़की और एक लड़का वहां पर खड़ा था। लड़की उनके सामने बैठ जाती है और अपना खाली बोतल लाते हुए कहती है, मेरा पानी का बोतल खत्म हो गया है, क्या आपके पास एक्स्ट्रा बोतल है, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ मुझे भी, वह लड़का उसके बगल में बैठकर कहता है। आरव में अपने बैग से एक और बोतल निकाल और उनकी तरफ बढ़ा दिया। पानी पीने के बाद वह लड़की और लड़का दोनों ही मुस्कुराते हुए अपना अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम सवी है और मैं पश्चिम रांची एकांत नगर से आई हूं और ये मेरा भाई सूरज। जिस पर आरव मुस्कुराते हुए कहता है, और हम मेघा पहाड़ से आए हैं। मेरा नाम आरव है और यह कारण है वह। तो आप लोग शास्त्र नगर से आए हैं। ये सुनकर आरव को कुछ ना समझे में आया। वो करण की तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ देखकर कशनसारी लाते हुए कहने लगा, हाँ बहुत लोग हमारे मेघा पहाड़ को शास्त्री नगर भी कहते हैं क्योंकि वहां से बहुत सारे शास्त्र के ज्ञाता पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ये सुनकर राधा को समझ आया कि उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही वह लोग बात करने लगे। आसपास के कुछ लोग जो वहां तक पहुंच चुके थे वह लोग भी आराम से वहीं पर बैठे हुए थे। अरब में कुछ देर इधर उधर देखा, फिर कारण की तरह देखकर कहने लगा, अरे हम लोग जितने ऊपर चल रहे थे मुझे आते ही लोग अभी तक यहाँ पहुंचे। जिस पर सूरज हंसते हुए कहने लगा, और नहीं तो क्या हमेशा ऐसे ही होता है, इस पर तो हमको ज्यादा ही है, नहीं तो हर बार आम इंसान तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाए थे। सिर्फ 100 में से कुछ 20 लोग ही ये परीक्षा पर करके आचार्य नगर में प्रवेश करते थे, पर इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार बहुत सारे आम इंसान भी बहुत अच्छी तरह से खुद को तैयार करके लाए हैं। हम जहां तक मुझे लग रहा है सब में अलग अलग खूबी है। अब देखो हम कितने थे और कितने हो गए हैं, हम लोग तो आधे से भी काम हो गए हैं। करण ने आज पर नजर लगाकर कहा। तभी वहां पर 2 आचार्य गुरु हवा से प्रकट हो गई और चारों तरफ देखने लगे। उन्हें देखकर सब बच्चे सब लोग उनके तरफ आ गए और उन्हें गिरकर खड़े हो गए। आचार्य गुरु ने मुस्कुराते हैं उन सभी को देखा, फिर कहा, चलो मुझे अब तुम मुझसे जो भी आगे आने वाले परीक्षा और आचार्य नगर तक पहुंचने वाले रास्ते में आए सभी रुकावटों को पार करने का वह लोग तैयार हो। तैयार, वह लोग तैयार, वह लोग तैयार हो, वह लोग तैयार होंगे हमारी अगली जादूगर बनने के लिए। ये कहते हुए वह 2 आचार्य ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोले और अपना हाथ आगे की तरफ कर दिया। उन दोनों आचार्य गुरु के बीच एक दीवार जैसा कुछ आ गया, जिसकी दूसरी तरफ एक कला अंधेरा सब कुछ नजर आ रहा था। ये देखकर कारण ने आरव की तरफ देखा, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था। इस पर कारण ने माधव को कोनी मारा, जिस कारण अपने होश में आया और आसपास देखने लगा तो उसने देखा कि बाकी सब बहुत आराम से नॉर्मली उसे तरह देख रहे हैं। एक कारण आरवी है जो इतना चौक और हैरान रह गया था। उसके बगल में खड़ा सूरज भी अब को एक नजर देखकर मुस्कुरा दिया, भले ही वह आम इंसान थे।
पर सब जादू के बारे में जानते थे और अच्छी खासी जानकारी नहीं थी गुरुजी की कहाँ पर। सब धीरे धीरे उसे कल से दीवार के पास जाने लगे। अब अंत में वह चारों ही बचे थे सभी और सूरज की जाने के बाद करण ने आरोप को आगे चलने को कहा, करे चलने को कहा, पर आप तो बस उसे दीवार को ही देख रहा था। भले ही वह इस दुनिया में आ गया था और उसकी शक्तियां भी हल्की जागृत हो गई थी और उसे अच्छा खासा वह वेद और शास्त्र का ज्ञान हो गया था, फिर भी वह ये सारी चीजों को होता हुआ देखकर अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसे थोड़ा हिचकी आहत हो रही थी। देखकर आरव के कंधे पर हाथ पकड़ कर ने कहा, चलो आगे क्या कर रहे हो। तभी एक आचार्य ने एक व्यंग भरी मुस्कान लिए आरव की तरफ देखकर कहने लगा, क्यों लड़की यहीं पर तुम्हारी हिम्मत जवाब देती, इतनी ऊंचाई पर आने के बाद हम आगे नहीं बढ़ाना चाहोगे। जिस पर दूसरा आचार्य भी मुस्कुराकर कहने लगी, आखिर आम इंसानों से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है, ये बस दिखने में ही हिम्मत रखते हैं, बाकी दिन एक से कुछ होता भी नहीं है, इतना छोटा सा काम भी नहीं हो रहा कैसे। डर को उन दोनों आचार्य गुरु के ताने और खुद का मजाक बांटे देखकर आग गुस्सा आ गया और उसने अपनी बगल में कारण को देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया और उसे दीवार के अंदर चला गया। कारण भी उसके पीछे चला गया। जब वह लोग वहां उसके अंदर आ गए तो उन्हें आसपास के नजारा देखकर देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डरावना और घना झाड़ियां वाला जंगल नजर आ रहा था जो उसे बाहर से भी ज्यादा घना था। सब आसपास अच्छी रहे थे, आरव बस इधर उधर देख रहा था। इस पर उसका चेहरा गुस्से से खुला हुआ था, जिससे उसका चेहरा काफी अजीब सा बन गया था, जिसे देखकर कारण हंसने लगा और सूरज और सभी भी ये देखकर आराम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फैल दिया। ये देखकर सूरज में सभी के कान में धीरे से कहा, उसे देखकर लगता नहीं है कि यह यहाँ पर कुछ सिखाने आया है, ये तो बहुत ज्यादा ही डरपोक लगता है मुझे। उसकी बातें सभी ने सुनी, फिर उसे घर कर देखते हुए कहने लगी, भाई आप ऐसे मत कहो, वह बस थोड़ा परेशान है नई चीजों को देखने के लिए और हमें तो ये सारी चीज बताई गई थी और हमारे शक्तियां इतनी नहीं है कि हम किसी के बारे में जान सके, तो आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। और आप बोल रहे हैं कि ये दोनों कौन से नगर से आए हैं, भले ही यह राज्य परिवार रॉयल फैमिली से नहीं है, पर रॉयल फैमिली के मध्य दूसरे नंबर पर इनका ही डर जाता है और ये लोग आचार्य गुरु की भी काफी गरीबी होते हैं, तो सोच समझ कर अपना मुंह खोलो। आए हुए इधर उधर देख रहा था, तभी एक लंबा चौड़ा लड़का उसके पास आ गया और उसे देखकर कहने लगा, क्या हम बच्चे भी इस परीक्षा में शामिल होने लगे, इसे देखकर तो लगता है इसका लंबाई जरूर बढ़ गया है, पर लंबाई बढ़ाने और शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता बच्चे, दिमाग और आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान भी होना जरूरी है, तुम्हें तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। ये कहकर वह हंसने लगा और उसके आसपास के लड़की भी उसके ऐसी खाने से हंसने लगी। इस पर कारण को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथ में एक सफेद रोशनी निकलते हुए मुस्कुराते हैं उन्हें उनकी तरफ देखकर कहने लगा, बच्चा किसको कहा, जानते भी हो हम कौन है। उसके हाथों से रोशनी निकलता देख वह लड़का चुप हो गया और आसपास के लोग भी चुप होकर उसे देखने लगा। तो वही कारण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ कारण, ये बच्चे हैं अभी, कहकर वह आसपास बड़ी गौर से देखने लगा। तभी एक आचार्य गुरु वहां पर आ गए और उन्होंने अपने पीछे उन सबको चलने को कहा। उसे कल अंधेरे जंगल के दूसरे साइड एक कच्ची रास्ता बना हुआ था, जिसके चलते में जिस पर चलते हुए वह 50 छात्र छात्रा, एक कच्चे रास्ते पर वह 7507 छात्र चल रहे थे। सबसे पीछे आरव था जो बड़े जोर से इधर उधर देखते हुए चल रहा था और बीच में सूरज और छवि और सबसे आगे कारण आचार्य के पीछे ही चल रहा था। जब आचार्य वहां पर आया था तो उसने कारण को जादू करते देख लिया था, इसके कारण को वह अपने साथ सबसे आगे रखकर उसे बाकी सारे लोगों पर ध्यान देने को कहा। कारण ये करना तो नहीं चाहता था, पर उसे समझ आ गया कि वह अब मन नहीं कर सकता, इसलिए वह आचार्य जी के कहे अनुसार उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह लोग एक कैंप जैसी जगह पर आए तो उन्होंने आसपास देखा, जहां कुछ लकड़ी के घर एक झील के किनारे बना हुआ था और झील के दूसरी तरफ भी लकड़ी की एक 2 मंजिला इमारत बनी हुई थी और उनके जैसी 50 लड़के लड़कियां भी वहां पर मौजूद थे। ये देखकर सब उन्हें उसी तरफ चले गए। उन्हीं की तरह वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देख रहे थे। आचार्य जी ने उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया। इस वक्त वहां पर 2 और आचार्य थे, अब वहां पर 4 आचार्य थे। सबकी तरफ देखते हुए एक आचार्य हवा में कुछ ऊंचाई पर खड़े हो गए और सबकी तरफ एक सर्जरी निकाय डाले की तभी उसने देखा और फिर थोड़े गुस्से भरे भाव में कहने लगे, लड़की क्या तुम्हें मरना है जो उसे जीवित पेड़ के सामने खड़े हो, इधर आकर खड़े हो जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तुम सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहा था। ये सुनकर सबकी नजर उसे और चली गई। कारण ने अपना कर देख लिया, क्योंकि आराम ही वही लड़का था जो उसे जीवित पेड़ के सामने खड़ा हुआ था। आरव ने जैसे ही सामने देखा तो सबकी नजर अपने ऊपर कुर्ता देखकर वह हड़बड़ा गया और चलते हुए वहीं पर आराम से गिर गया। ये देखकर कुछ लोग तो हंसने लगे तो कुछ लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने सबसे बड़ा बेवकूफ देख लिया हो। तो वहीं कुछ राजघराना की राजकुमार राजकुमारियां तो को किसी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि यह सब उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते, इसलिए वह लोग उसे तरफ देख भी नहीं रही थी। कारण जल्दी से उसके पास गया और उसे उठाकर अपने साथ खड़ा कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब को हो क्या गया है, वह इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वहीं आ रहा हूं अपने आप को खोजते हुए कहने लगा, आरव तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, माना कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी इतना स्टूपिड वाला काम सब तुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे। अपनी दुनिया में भले ही तू टॉपर था और हर चीज में फर्स्ट आते था, पर यह बहुत दुनिया नहीं है, यहाँ लॉजिक नहीं माया देखा जाता है, तो वही कर। और सबसे खास बात, तुझे किसी की नजरों के सामने नहीं आना है, पर यहाँ तो प्रवेश लेने से पहले ही सबका नजरों में मजाक का कारण बन गया। सर मैं चाहिए तुझे
उसके आने के बाद आचार्य जी ने एक नजर सबको देखा, फिर अपने रोबेली अंदाज में कहने लगे, तो अब तुम 100 स्टूडेंट की हो जिन्हें अब यहाँ पर 4 साल रहकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ाने हैं और हर तरह के पास सूट शक्ति को जागृत करना है। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति सूट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम ही अलग अलग विभाजित किया जाएगा और हर एक स्टार को बढ़ाने के बाद तुम्हें आगे की स्टार के बारे में बताया और सिखाया जाएगा। अगर कोई भी इन 4 सालों में अपने पहले स्तर तक ही रहेगा तो वह छात्र कभी भी अपनी घर वापस नहीं जा सकता और उसे यहीं पर रहकर एक नौकर बनाकर अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी, चाहे वह कोई भी हो और कितने से कितना ही बड़े खानदान से ताल्लुक रखता हो। आप सब एक बात अपनी दिमाग में रख लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपके काबू में रहे। जिस दिन वह आपके काबू से बाहर चला गया उसे दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन ही यह होगा। और सबसे खास बात जो आप लोगों को मैंने नहीं बताई है, अभी आप लोगों का प्रवेश परीक्षा खत्म नहीं हुआ है। पहले से मौजूद 50 लोगों के आध्यात्मिक शक्ति 2 या 3 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह नहीं कि वह लोग जादू करना जानते हो, अगर जानते भी है तो उन्हें अपनी हर श्रेणी के जादुई शक्तियों को शुरू से अध्ययन करते हुए एक परीक्षा देनी होती है जो उन लोगों ने दिल चुकी है। अब बारी है कि प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा की, जो आप 50 अभी आए 50 लोगों के साथ ही लिया जाएगा। आप 100 लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर इस काली जंगल में 5 अलग रास्ते से जाएंगे और हर रास्ते में आपको अलग अलग चुनौती दी जाएगी, जिसे अपने शूज और प्रेजेंट ऑफ माय सूझबूझ और ज्ञान से आप उसे पार करते हुए पहुंचेंगे। पर यह परीक्षा कल सुबह से प्रारंभ होगा और आप अपनी मर्जी से अपने किसी भी लड़कियों को चुन सकते हैं, पर सिर्फ 5 समूह ही होगा। एक समूह में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप और अभी के लिए जो 50 बच्चे अभी आए हैं वह जाकर झील के दूसरी तरफ वाले इमारत में जाकर विश्राम कर सकते हैं, ऊपर वाले सारे लड़के के हैं और नीचे वाले लड़कियों के, वहां आपकी सारी जरूरतें की सामान भी मौजूद है। ये कहकर आचार्य ने उन्हें रास्ता दिखाया। सब बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने ना इधर उधर दिखी बिना सब झील के दूसरी तरफ बनी इमारत की तरफ चलने लगी। एक आचार्य कारण के पास आ गया और उसके पास माहेश्वरी भी आ गई जो वहां पहले से ही मौजूद थी। महेश्वरी को देखते ही आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने सही कहा था, अपने भाई के बारे में अपनी काफी होनहार है। मैंने देखा था किसने पहाड़ की चढ़ाई करते हुए दूसरों की मदद भी की थी। मेरे गुरुजी ने सही कहा था। ये कहते हुए आचार्य जी कारण और माहेश्वरी के साथ बातें करने लगे। तो वही आरव बस उनकी बातें सुन रहा था। जैसी वह वहां से जाने को हुआ वैसे ही माहेश्वरी ने उसे रोक दिया। अब बहुत बुरी तरह से थक चुका था। पता नहीं उसके यहाँ आने के बाद उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी थी, जिसके कारण वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मुझे महेश्वरी की सामने खड़ी हो गई और उसे देखते हुए कहने लगी, तुम्हारा शरीर, जिस पर आरव मुस्कुराते हुए अपना हाथ इधर उधर फैला दिया और एक गोल घूमकर उसे दिखाते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना मैं अपने आप को बदल कर रहूंगा, देखो और मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूं, पर पता नहीं यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कमजोरी जैसा फील आ रहा है। इस पर माहेश्वरी ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा तुम्हारे लिए नया है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं तो तुम्हें कुछ समय के लिए पहचान भी नहीं पाई थी कि तुम हो कौन हो। ये सुनकर आरव ने कहा, एक राज है, तुम किसी से मत कहना। उन दोनों किस तरह से बातें करते देख आसपास के लोग उन्हें घर घर कर देखने लगे। आचार्य जी भी तिरछी नजरों से ये देख रही थी। महेश्वरी को तुम जैसे बुद्धिमान लड़की उससे आम लड़की के साथ बात करे। माहेश्वरी ने उन्हें एक नजर देखा फिर कहा, आचार्य जी वह मेरा मंगेतर है तो मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकती, क्या इसमें भी गलत है कुछ? मंगेतर? क्या हो तुम्हारा मंगेतर है? आचार्य जी ने हैरान होते हुए कहा, जी हाँ, और वैसे भी यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये कहकर वह अपने ग्रुप की तरफ वापस चलेगी। एक लड़का जो महेश्वरी को बड़ी गौर से देख रहा था वह उसके पास आकर आपके सामने आज के सामने बैठ गया और महेश्वरी को देखते हुए हल्का मुस्कान अपने चेहरे पर ललकार कहने लगा, माहेश्वरी क्या तुम उसे लड़की को पहले से जानती हो? ईश्वर! माहेश्वरी ने बिना उसकी तरफ देख बस सर हिला दिया। तो वही मेघा जब उसे लड़के की बात सुनी तो अपना सर उठाकर एक नजर महेश्वरी को देख फिर उसे लड़के को, जिस पर लवनील ने मेघा के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकरने के बाद माहेश्वरी कभी किसी आम लड़के के साथ ऐसी बात कर सकती है? ऐसी बातें बताए महेश्वर। मेघा ने बस सही बना दिया, कुछ कहा नहीं। वही झील के किनारे अपने पैरों में झील के किनारे रिद्धि सिद्धि अपने पर झील के अंदर डाले हुए बैठे हुए थे। कई लोगों ने उसकी उनके साथ आकर बात करने की कोशिश की, नाम देकर पूरी बात को खत्म कर देते थे। वह दोनों बहनें एक साथ बैठी हुई थी और जिनके किनारे दूसरी तरफ देखते हुए सिद्धि की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं लगता? मुझे भी वही लग रहा था, मैं उनसे कहीं से जानती हूं पर प्यार नहीं आ रहा, बहुत अपना सा लगा मुझे भी, पर उसकी सुनहरी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर थी ना। हाँ बिल्कुल हमारे पिता की तरह, जब वह जादू करते हैं तो उनकी आंखें भी सुनहरी हो जाती है। ये कहते हुए सिद्धि आरव जल्दी से अपना खाना खाकर आंखें बंद करके वहीं पर लेट गया। कारण को आप ही हार का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। उसने महसूस किया कि आरव अभी बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है, इसलिए उसे कुछ न कहकर वह बाहर की तरफ चला गया। एपिसोड 13 करीबन आधी रात को, पर आज काव्या को पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने अपने आसपास देखा तो सब बहुत आराम से सो रहे हैं। ये देखकर अपने जगह पर वापस लेट गई और सीढ़ी ऊपर की तरफ लगातार देखने लगी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है।
जिसे सुनकर वह उठकर इधर उधर देखने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे एक शायर जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर काव्य चौंक करने हो जाती है और धीरे धीरे बिना किसी को पता चले वह अपने कमरे से बाहर निकाल उसे साया का पीछा करने लगता है कि लगातार चुपचाप आंखें बढ़ रहा होता है। उसके हाथों में शिल्पी नीली रोशनी जल रहा था। काव्य ये देखकर थोड़ी गहरी सोच में पड़ जाती है, पर कुछ कहती नहीं। वह उसे काली साया से चुपके चुपके उसका पीछा करने लगती है। तभी दो तरफ से आचार्य ज्ञानी गुरुजी भी बाहर निकालकर धीरे धीरे उसे का साल की तरह बढ़ रहे होते हैं। वह किया कुछ देर वही अपनी जगह पर स्थित हो जाता है, फिर अपने हाथ से निकल रहे नील रोशनी से उन दोनों आचार्य गुरुजी की तरफ इशारा करके झट से वह वहां से गायब हो जाता है। और वह मिली रोशनी आचार्य गुरुजी की तरफ पड़ने से पहले ही वह दोनों उससे जगह से पीछे हट चुके थे। उन्होंने अपने आसपास देखा तो अंधेरे से बाहर काव्य वहां पर आ गई और उन्होंने उसने बहुत शांत अंदाज में पूछने लगी, आखिर यहाँ हुआ क्या? जिस पर आचार्य गुरु ने एक दूसरे को देखा कि कहा, कुछ नहीं, हमेशा ऐसी कुछ जासूस इस काली जंगल में मिलते ही रहते हैं। अच्छा हुआ इस वक्त सो रहे हैं, नहीं तो ये सब देखकर वह लोग डर जाते। तुमने उसे कहा कब देखा? मुझे अपने कमरे के आसपास कुछ आहट सुनाई दिया, जिससे मैं बाहर निकल आए और बाहर आकर देखा तो ये साया जैसा कुछ इस इमारत से बाहर की तरफ जा रहा था और उसके हाथों में पीर निकल गई। हल्की पीली नीली रोशनी देखकर मैं थोड़ी हैरान रह गई थी, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे आ रही थी। लगता है ये वही जासूस है जो आचार्य नगर में कुछ जासूसी करने आया था और हमारे यहाँ जाने से इसे पता चल गया, इसलिए हम पर हमला कर भाग गया। तुम वहां सो जाओ, मैं अभी इस जंगल को सुरक्षित बनाने के लिए एक रक्षा सूत्र चारों तरफ फैला देता हूँ, क्योंकि कोई भी बोल सकती है यहाँ पर ना आप आए। पहले तो हमें लगा ये काली जंगल काफी सुरक्षित होगी तुम सबकी प्रवेश परीक्षा के लिए, पर यह भी बुरी शक्तियों का आवास है। उन शैतानों को जरा भी विश्वास के काबिल नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम सब इस वक्त कमजोर जादूगर हो, जिन्हें जादू का ज्ञान तो है पर जादू करने का ज्ञान नहीं, और ईश्वर तुम सबसे आसान शिकार होंगे उन बुरी शैतानी लोगों के लिए, और आने वाले भविष्य में तुम हमारे इस जादुई नगर का चेहरा हो, इसलिए तुम सब स्टूडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। काव्य में कुछ नहीं कहा, वह बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि आचार्य गुरु मुझे उससे क्या खाने चाहते हैं। आखिरकार वह एक राजघराने से थी और उसे अच्छी तरह से काटा था कि बाहर के दुनिया में कई जादू शैतानी ताकत उनकी दुनिया के जादू को तहस नहस करके उन पर कब्जा करना चाहती है। यही नहीं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग शक्तियां भी यहाँ पर आकर जासूसी करती थी। कभी अपने कक्ष में वापस चली गई, तुम कोई उठा लो। ये सब बड़े गौर से देख रहा था। आधी रात को अचानक से उठ बैठकर जिनकी किनारे चुपचाप जाकर बैठ गया था। उसने अभी भी लंबा कोट पहन रखा था और अपने बालों को भी ढका हुआ था। उसका कल को रात के अंधेरे में बिल्कुल उसे गायब भी कर दे रहा था, जिससे उसे कोई देखना है। 12 वर्ष उसे जेल से मैं पढ़ रही चंद सितारे की टिमटिम रात को देखते हुए किसी गहरी सोच में पड़ गई मैं। जब से उसे दीवार को पार कर दिया है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे में विटामिन सी अभी की कमी हो गई है, जिससे मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। पर ऐसा कुछ हो क्यों रहा है? उनके साथ यह सोचते हुए वह आज दिन भर की बातें सोचने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसे तरफ कुछ आहट सुनाई दे रहा है। ये देखकर आ रहा हूं। मैं सर उठाकर उसे तरफ देखने लगा तो उसने देखा एक काला साया तेजी से चलते हुए दूसरी तरफ जा रहा है। ये देखकर आ रहा वहीं बैठे हुए उसे तरफ देखकर कहने लगा, अब ये कौन है जो इतनी रात को भूतों की तरह घूम रहा है? मुझे सुनकर यह सोचकर आ रहा खुद ही डर कर सिमट गया। फिर अपने आप से कहने लगा, पागल हो गया है क्या आरंभ? पिछले जन्म में तू डॉक्टर था और इस जन्म में इंसान, फिर भूतों के बारे में इसी तरह से डरेगा क्या? पागल हो गया है? भूत होते हैं पर यहाँ नहीं होंगे, करते हैं, जादू करते हैं और वैसे ये कहते हैं। वह ध्यान से उसे परछाई की तरह देखने लगा तो उसने देखा कि उसे परछाई की कुछ दूरी पर एक लड़की छुपाते हुए उसका पीछा कर रही है। ये देखकर आराम ने कहा, अखियां हो क्या रहा है कि लड़की जो साड़ी के पीछे है और इस चिन्ह के हाथों पर यह रोशनी कैसी की? तभी उसने देखा कि दो आचार्य गुरु की उसे शायरी की आसपास छुपे हुए हैं और जो भी कुछ वहां पर हुआ वह सब आरव देख चुका था, पर कुछ कहा नहीं। वह धीरे से उनके पास चला गया और एक किनारे पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। वह लोग झूठ की कुछ दूरी पर ही खड़े थे, जिस पर आप आसानी से उन तीनों की बातें सुन सकता था। जैसे जैसे उन्होंने गुरु की बातें सुनी वह कुछ ज्यादा हैरान तो हो गया, पर उसने किताबों में भी यही सारी चीज पढ़ी थी, इसलिए वह अपने आप को शांत कर वहीं पर लेट गया और सुंदर जी की तरह देखते हुए तेरे डिटेल्स की आंखें बंद हो गई और वह नींद के आगोश में चला गया। एपिसोड 14। यार, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने इतना बड़ा पहाड़ को चढ़कर आए थे और इस जंगल में तो अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और यह गुरु आचार्य लोग कैसे अंधों की तरह चले जा रहे हैं और हमें देखो, अब तो मेरा एक भी कदम बढ़ाने का मन नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट ही पर बैठे हुए होते हुए कहने लगा। वही सबसे पीछे आ रहे आरव, करण और माहेश्वरी तीनों ने उसकी बात सुनकर आगे बढ़ चले। कारण भी थकान चेहरे के साथ कहता है, मुझे भी यहीं पर रुकना है, थोड़े दिन रुककर आराम करते हैं, वैसे भी ये लोग हमें छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे। माहेश्वरी आरव कारण की बात सुनकर वहीं पर रुक जाते हैं। माहेश्वरी अपने बैग से बोतल निकालकर कारण को देती है और कहती है, सिर्फ एक बार ही तुम पानी पी सकते हो, क्योंकि आगे का सफर बहुत लंबा है और हमारे पास जितना ज्यादा सामान रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये अंधेरी जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अभी हमें जादू करना नहीं आता, इसलिए हमारे सुरक्षा के लिए भले ही काफी लोग हैं पर हमें खुद से ही खुद को सुरक्षित रखना है।
आरव, कैसा खतरा? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से सबके जवान पर कभी ना कभी यह खतरा और डर जैसा शब्द सुनने को मिलता है। क्या ये हमको इस जंग के लिए आए हैं जो कहीं भी से कोई भी आकर हमें जान से मार देगा? ये सुनकर माहेश्वरी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। ये देखकर आरव डर गया। उसके डर भरे चेहरे को देखकर माहेश्वरी की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। ये सुनकर कारण हंसने लगा तो वही आरव का मुंह बन गया। वही कोई दूरी पर 3 लड़के उन्हें ऐसे हंसी मजाक करते हुए देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, माहेश्वरी उसे लड़की के साथ इतनी मुस्कुराते हुए बातें क्यों कर रही है? आखिर कौन है? ये देखने में तो एक आम इंसान ही नजर आ रहा है। हाँ भाई, मैं भी कल से देख रहा हूँ। महेश्वरी उन 2 लड़कों से बहुत करीब है, पर उसमें से एक लड़की के बारे में, पर उसमें से एक लड़का तो उसका भाई है और दूसरा उसका दोस्त। पर माहेश्वरी के व्यवहार को देखकर तो यही लग रहा है कि वह अपने भाई के दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही करीबी रिश्ते में है। देखा नहीं, शुरुआती टाइम पर वह किसी भी से ज्यादा बातें नहीं किया करती थी और अब देखो उन दोनों के आने पर वह हमेशा उन्हीं के साथ रहती है। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। 2 लड़कों की बात बीच में बैठा एक छोटे कद वाला लड़का सुन रहा था। उसने उन दोनों को चुप कराया और कहा, विपिन, हरी, तुम दोनों कैसी बकवास कर रहे हो? यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो या एक दूसरे को के साथ बातें करने? छोड़ो, हमें क्या करना है। हम तो आप ही के लिए कह रहे थे। आप जब से यहाँ आए हैं तब से आपकी नजर माहेश्वरी पर थी ना? अब देखो, इस लड़के के आने के कारण माहेश्वरी तो अब किसी पर कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रही है। आप लाल पर्वत के राजकुमार हैं और आपकी जादुई शक्तियां यहाँ राजकुमारी काव्य और माहेश्वरी दोनों से कुछ काम नहीं है। फिर भी राजकुमारी काव्य नाथ की तरफ देखती है ना। यह माहेश्वरी न जाने कितना घमंड है उसे अपने आप पर। अरे धीरे बोल, तो जानता नहीं है क्या माहेश्वरी के पिता कौन है? भले ही वह कहीं के राजा नहीं है पर वह बहुत सिद्ध आचार्य है। और तुमने सुना नहीं है क्या कि माहेश्वरी के पिता इस विद्या निकेतन के सबसे बड़े पत्र पर भी रह चुके हैं? तो एक तरह से वह यहाँ की सबसे बड़ी पद से भी वास्ता रखे हुए हैं। पारस में सर हिला दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसे किसी इंसान के साथ कैसा रिश्ता रखना है। चलो चलते हैं। उनके चलने के साथ साथ और माहेश्वरी आर और कारण वह पीना थी एक साथ हो जाए और वह सब साथ में उसे दिशा की तरफ चल रहे थे जहां से बाकी स्टूडेंट जा रही थी। आरव उन्हें देखकर कारण के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो वही माहेश्वरी पारस के बराबरी में चल रही थी और वह दोनों लड़के विकास और हरि भी कारण और आरव के बराबरी में चल रहे थे। पारस जैसे ही देखा कि माहेश्वरी उसके बारात में आगे बढ़ रही है तो वह उसे एक नजर देखकर आगे देखते हैं कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई और उसका दोस्त की इस विद्या निकेतन में प्रवेश करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा परिवार भले ही राज परिवार से नहीं आता, फिर से हमारे अंदर बहुत सारी काफी है। क्या वह लड़का भी तुम्हारे परिवार से है? पारस में थोड़ा हैरान होकर पूछा। राजकुमार पारस, आपको नहीं लगता कि आप हमारे परिवार के बीच कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? ये सुनकर पारस हाबक गया। उसे अच्छी तरह से पता था कि महेश्वरी उसके मन में चल रहे भावनाओं को बहुत आसानी से कर सकती है, इसलिए वह अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए आगे देखकर चलने लगा। आरा का रिपोर्ट जब से इस दुनिया में हुआ है उसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज देखने को, नई नई चीज देखने को मिल रहा था। क्या यार, इस साल कैसे कैसे नमूने आए हैं जिसे जादू के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी मुंह उठाकर आ गए यहाँ पर प्रवेश लेने। और इन जैसे को किस्मत तो देखो, बड़े आचार्य की जान पहचान में होने के कारण इन्हें प्रवेश मिल भी गया। जब असली परीक्षा चालू होगा ना तब देखता हूँ कि कैसे जादू सीखना है। ये तो कुछ ही दिनों में वापस चले जाएगा, देख लेना। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। इजसे आम इंसान हमारे जैसे लड़कों की आंखें पिक नहीं पाएगा। ये बहुत जल्द चला जाएगा और ऊपर से इसकी कपड़े तो देखो, बिल्कुल जोकर की जैसी नजर आ रहा है। विकास में मुंह बनाते हुए कहा। उसे आरव का पहनावा भी बहुत अलग नजर आ रहा था जिससे वह सभी लड़कों में अलग से पहचाना जा सकता था। इसके बारे में औरों को नहीं पता पर विकास बहुत अच्छी तरह से महसूस कर लिया था कि उसे 200 स्टूडेंट में बहुत सारी लड़कियां आपको देखकर उसे इंप्रेस हो रही थी क्योंकि उसका पहनावा काफी यूनिक और अच्छा दिख रहा था। विकास और हरि उनके साथ चलते हुए आपको बुरा भला और उसका मजाक बना रहे थे। उन दोनों की बातें आगे चल रहे पारस और महेश्वरी को भी सुनाई दे रही थी और उसके साथ चल रहे कारण और आरंभ को भी उनकी बात सुनकर कोई भी है नहीं किया। पर माहेश्वरी एक नजर रखकर गुस्से भरे चेहरे के साथ उन दोनों को देखने लगी, जिसकी नजर से वह दोनों 2 पल के लिए डर गए और चुपचाप चलने लगे। को ध्यान से देख रहा था कि माहेश्वरी के लिए ये लड़का बहुत खास है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आम लड़का यहाँ पर आखिरकार क्या रहा है और माहेश्वरी इस लड़की के लिए इतना प्रभावित हो रही है। उसे कल जंगल के बाहर आ गए या कहीं कल जंगल के एक तरफ आ गए। वहां आने के बाद उन्होंने जो देखा तो वह सब देखते ही रह गए। वहां एक बहुत बहुत भवन बना हुआ था जो दिखने में एक बहुत बड़ा अपनी दुनिया की तरह नजर आ रहा था। ऊंचे ऊंचे दीवार और अलग अलग जगह पर बनी इमारत और बड़े बड़े मैदान था और चारों तरफ देखकर यह सब पता इस वक्त वहां पर कोई नहीं है। पूरा यूनिवर्सिटी एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी दुनिया की तरह यहाँ थी इतने बड़े बड़े भवन या कहे यूनिवर्सिटी बन सकता है। उसने सोचा था कि यहाँ कुछ अच्छे से तंत्र मंत्र सिखाया जा रहा होगा, पर यहाँ तो बिल्कुल अलग ही नजर आ रहा था। पर इन सब से अलग आरव को उसे जगह पर आकर बहुत ही अलग से फीलिंग आ रही थी। वहां पर अलग अलग तरह से ऊर्जा को वह महसूस कर पा रहा था जिसके चलते वह बहुत ही ज्यादा पहचान हो उठा।
एपिसोड 15। यार यह जगह तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसे देखकर तू मेरी दुनिया के इंजीनियर भी शर्माने लग जाएंगे। देख कितना बड़ा और यूनिक डिजाइन है इस जादुई यूनिवर्सिटी की, पर यहाँ आकर मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अभी तो उसे कई जंगल और उसे पहाड़ में मुझे बहुत भारी भारी और नेगेटिव फीलिंग आ रहा था, अब यहाँ आने के बाद हर तरह की फीलिंग्स नजर आ रही है, मतलब महसूस कर पा रहा हूँ। हाँ तो हर जगह का जादू और है। आरव खुद में ही बड़बड़ा रहे। आरव को देखकर माहेश्वरी करण उसके पास आ गए। करण ने कहा तो फिर से शुरू हो गया क्या? अपने आप से बातें करने लग जाता है। चल मैं तेरा और मेरा दोनों का काम कर दिया है, अब हमें छात्रावास में जाना है। हाँ हाँ मेरे भाई ऐसे शब्द मत बोला कर, ना मुझे समझ आता है ना तुम्हें। ये कहकर करण और आरव महेश्वरी को वहीं पर छोड़कर अपने हॉस्टल की तरफ चले गए, जहां बहुत सारी लड़के पहले से ही जा रहे थे उनके साथ। अलग अलग आचार्य भी मौजूद थे जो नई डायरेक्शन बता रहे थे कि कहां पर जाना है और कहां पर नहीं। वहां पर कुल 200 स्टूडेंट थे जिन्हें बहुत सारे आचार्य मिलकर उन्हें उनकी रहने की जगह और बाकी कक्षा के समय, वास्तु और शेड्यूल समझ रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि वह लोग वही जंगल पर उन सारी स्टूडेंट की परीक्षा ले लेंगे, पर रात को हुए उसे घटना के कारण आचार्य गुरुजी ने यह फैसला लिया कि अब उनका ये प्रवेश परीक्षा का कंपटीशन अब उनके इस विद्या निकेतन शाला के अंदर ही होगा। इन सब के बारे में उन्होंने अभी किसी स्टूडेंट को नहीं बताया था। रात तक सब लोग अपने आप ने हॉस्टल और बाकी यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। आरव और करण को अलग अलग कमरा मिले थे, जिसकी वजह से वह दोनों अलग हो गए, पर उनके कमरे ज्यादा दूर नहीं थे। सबसे ऊपर वाले माली पर आपका हॉस्टल रूम था, जहां पर दो लड़के पहले से अपना सामान सेट कर चुकी थी और एक बिस्तर और जगह बचा था, जहां पर आरव ने बिना किसी पर ध्यान दिए अपना सामान और बेड को साफ करते हुए सही से अरेंज करने लगा। उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने इस कॉलेज लाइफ की में वापस जा रहे चला गया है, जहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वह दूसरे शहर में जाकर इसी तरह हॉस्टल में रहता था और उसके दोस्त और वह मिलकर काफी मस्ती मजाक और उसे कॉलेज लाइफ एंजॉय करते थे। ये सब याद करते हुए आरव खुद से ही कहने लगा, चाहे कोई भी दुनिया हो स्टूडेंट तो हर दुनिया में मिल जाएंगे। ये कहते हुए आरव खिड़की के बाहर पूरे यूनिवर्सिटी को देखने लगा, जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां अलग अलग ग्रुप बनाकर पूरे यूनिवर्सिटी में फैल चुके थे और कुछ आचार्य गुरु अपने हाथों में कुछ तंत्र मंत्र की पुस्तक और छड़ी पड़े हुए वहां से दूसरी तरफ गुजर रहे थे, और कुछ तो बहुत ही उच्च दर्जे के जादूगर की थी जो हवा में इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। किसी इंसान को हवा में ऐसे उल्टा देखकर आरव हैरान रह गया और वह खिड़की के बाहर अपनी गर्दन को निकले ये सारी चीज होते हुए देख रहा था। हारे का ये यहाँ पर तो लोग हवा में भी उठाते हैं, इसे कहते हैं जादू का सही इस्तेमाल करना। काश मैं भी हवा में उड़ पता नहीं। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ एडजस्ट कर अपने सर आगे करके उठ रहे जादूगर आचार्य को देखने लगा। तभी उसका एक पर उसकी खिड़की के पास ले जाकर उसे वहां पर खड़ा कर दिया और गुस्से से कहने लगा, क्या कर रहे हो लड़के, बेवकूफ हो क्या? अभी नीचे गिर जाते ना तो तुम्हारी हड्डी का चूड़ा बन चुका होता। आरव ने अपना सर नीचे झुका लिया और आचार्य की डांट सुनने लगा, क्योंकि गलती उसी की थी। तभी उसके कमरे में मौजूद दो लड़के जाकर आरव के दोनों हाथ पकड़ लिए और पीछे खींच लिए और आचार्य से माफी मांगने लगे। आचार्य ने उन्हें गुस्से से देखा और वापस हवा में गायब हो गया। वही वह दो लड़के आरव को उसके बिस्तर पर बैठा दिए और उसे देखकर कहने लगे, क्या तुम पागल हो जो ऐसे बेवजह खिड़की के बाहर कूद गए? मैं खुद नहीं, मैं गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ हाँ पता है कौन इंसान पूछकर बिल्डिंग के नीचे गिरेगा। ये कहकर वह दोनों लड़के हंसने लगे और आरव को वह दोनों लड़के काफी सीधे साधे लगे, पर वह भी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। वैसे मेरा नाम आरव है। जिस पर वह लड़का ने एक दूसरे को देखा और कहा, मेरा नाम शिव है और यह कुमार है, हम दोनों भाई हैं। ये सुनकर आरव ने कहा, अच्छा तभी तुम्हारी शक्ल एक जैसी लगती है। वैसे तुम कौन सी जगह से हो? हम नील नगर से हैं और हम आम इंसानी हैं, हमको ही राजघर आने या प्रसिद्ध आचार्य नगर से नहीं है। हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा की कपड़े की दुकान है। ये सुनकर आरव में सर हिला दिया और उसने कहा, मैं भी यह काम इंसानी, मेरे माता पिता नहीं है, पर मैं मिट्टी के समान बनता था। पर तुम तो माहेश्वरी और उसके भाई के साथ थे ना? मैं सुनकर आ रहा हूँ हैरान रह गया और उसने कहा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? जिस पर शिव और कुमार दूसरे को देखने लगे, फिर वही उसके सामने वाले बेड पर बैठकर कहने लगे, मुझे यहाँ पर बहुत सारे शाही और राजघराने की फैमिली है और साथ ही साथ आचार्य गुरु, और वह तो शास्त्र के ज्ञानी लोगों के परिवार से भी बहुत सारे लोग हैं। और माहेश्वरी तो इस जादू नगरी के सबसे ऊंची पद पर रह चुके आचार्य की बेटी है, तो उसे तो सब जानते हैं। वह भले ही राजकुमारी ना हो, पर उसके पिता और माहेश्वरी के जादुई शक्तियां आसपास के बहुत सारे राज्य में फेमस है। उसने बहुत सारी चीज ऐसी की है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और ना ही किसी को ज्यादा पता है। इसलिए क्या माहेश्वरी इतनी फेमस है, मुझे तो पता ही नहीं था। आरो में मन ही मन सोचा। उसने मुस्कुराते देखा, हम बस दोस्त हैं, उसका भाई और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और माहेश्वरी भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वह मेरे साथ थी। तुम्हारा अच्छा है, एक आम इंसान होकर भी तुम ऐसे लोगों के साथ हो, और एक हम हैं, हमें तो इन राज परिवार और बड़े परिवार के लोगों के सामने हमेशा झुककर रहना पड़ता है, नहीं तो ये हमारे साथ क्या कर दे। कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम एक बार पावरफुल ताकतवर बन जाना तो तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, और बिना पावर के भी, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारे पास जादू हो या ना हो, पर सबको उसके इज्जत के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अपने आप में ही एक पावरफुल इंसान है।
तुम बहुत ज्यादा ही बातें करते हो, कुमार ने मुंह बनाते हुए कहा। वह एक्चुअली तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए तुमसे दोस्ती करने के लिए मैं ऐसी बातें कर रहा था, आरव ने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जिससे उसकी बंधी हुई छोटी खुल गई और उसका लंबा बाल उसके कानों को ढकने लगे। शिव ने पूछा, तुम अपने बाल इतने लंबे क्यों कर रखे हैं? वह ऐसी बात है कि मुझे इसी तरह से बाल पसंद है, इसलिए ठीक कहकर आरव अपने बाल को अपने हाथों से समेटा और एक छोटा सा पोनीटेल अपने बालों पर बना लिया। फिर उसके माथे पर कुछ बाल आ रहे थे। बहुत अच्छे दिखते हो इतने लंबे बालों में, नहीं तो बहुत सारी लड़की तो पागल ही दिखाई देते हैं। शिव और कुमार दोनों हंसने लगे। वह दोनों बहुत साधारण और साफ दिल के लड़के थे। तभी उसे कमरे में करण आ गया और वह आरव के बगल में बैठकर कहने लगा, मेरा कमरा तो बहुत खतरनाक है, वहां राजकुमार ऐसी लड़ाई कर रहे हैं जैसे वह अपने आपने देश के लिए लड़ रहे हो कि यह मेरा बेड है और यह मेरा बेड है। उन्हें देखकर कोई कहेगा कि यह वह यहाँ पर जादू सीखने आए हैं। कितने बचकानी हरकत कर रहे हैं भाई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया उनकी बचकानी हरकतों को देखकर। ये सुनकर आ जाओ ने कहा, मैं रिलेटिव बहुत अच्छा है, मेरे दोनों रूममेट काफी अच्छे हैं, ये सीरियल और एक कुमार है। करण अर्जुन को देखा और मुस्कुरा दिया पर कुछ कहा नहीं। करण व्यवहार हमेशा से ऐसे ही था, वह किसी के साथ ना ज्यादा बात करता था ना ही घुलने मिलने था, वह आराम के साथ ही कंफर्टेबल था, इसलिए वह बस उसी से बात करता था। करण ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लग रहा है, उसके बाद हमने कल सुबह जल्दी उठकर स्टेडियम भी जाना है, वही हमारे कुछ परीक्षा शुरू होगा, तो चलो चलते हैं। शिव और कुमार भी उनके साथ चल दिए। इस दौरान आरव उन दोनों से काफी बातें कर रहा था पर कारण बस आरव की बातों का जवाब दे रहा था और उन दोनों को इग्नोर कर रहा था। ये देखकर शिव और कुमार को बुरा तो लगा और उन्हें अब आदत हो गई थी इस तरह से अवॉइड होते हुए, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान न देते हुए आरव की बातों को सुनते हुए उसका जवाब दे रहे थे। मैं समझ नहीं आ रहा था कि आरव भी एक आम एक लड़का होकर करण और माहेश्वरी जैसे बड़े फैमिली के बच्चे के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, वह दोनों उनसे बातें भी नहीं कर रहा है। आरव भी करण का व्यवहार देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि करण ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। रात के खाना खाने के बाद वह लोग नीचे मैदान पर आ गए, जहां दो लोग मैदान के बीच बैठे हुए थे और बाकी लोग किधर उठाएं ग्रुप बनाकर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। इतने समय बाद सभी स्टूडेंट ने अपना अपना दोस्ती अलग अलग तरह के लोगों से कर लिया और अपना अपना एक छोटा सा दोस्तों का ग्रुप बना लिया, जहां पर वह लोग बातें करते थे और कहीं आना जाना रहता था तो जाते आते थे। अरे खुली आसमान को देखने लगा, जहां पर हजारों तरह के सितारे बहुत तेजी से चमचम रहे थे। उन्हें देखकर आराम वही घास पर लेट गया और अपने सर पर हाथ रखे बस ऊपर देखने लगा। उसे ऐसा करते देखकर शिव और कुमार कुछ चौंक गए, पर कारण के लिए तो यह कोई नई बात नहीं थी और हमेशा ऐसे ही करता था। कम उसके बगल में आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम अपनी यह सारी हरकतें करना बंद क्यों नहीं कर देते, देखो तुम्हारे तेरा बाकी लोग कैसे देख रहे हैं। जहां ये सारी चीज चल रही थी वही उससे विद्यानिकेतन के सबसे प्रमुख आचार्य उत्तम देव सहाय के कक्ष में इस वक्त कुछ प्रमुख आचार्य बैठे हुए उत्तम देव के ध्यान साधना से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उत्तम देव ने अपनी आंखें खोली, उसने सामने बैठे सभी आचार्य गुरुओं को देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपनी साधना से उठकर उनके साथ आकर बैठ गए। आचार्य उत्तम देव एक 95 साल के बूढ़े बूढ़े व्यक्तित्व वाले गुरु थे और पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली गुरु, पर उसके शरीर के बनावट और बाल और दाढ़ी जो इस वक्त सफेद हो चुके थे उसमें भी उनका कृपा काफी मजबूत नजर आ रहा था। ऐसा व्यक्तित्व वाली शख्सियत के सामने कोई भी झुक सकता था। सब आचार्य गुरु ने सबसे पहले उत्तम देव को प्रणाम किया, फिर अपने अपने स्थान पर बैठकर सब आपस में बातें करने लगे। एक गुरु आचार्य ने जोश नहीं जो नए छात्र आए हैं उनके बारे में बताया और उसे काली साया के बारे में भी, जिन्हें उनके दो आचार्य को करने की कोशिश की थी। यह बात सभी आचार्यों को पता चल चुका था, पर इस बारे में बात करना जरूरी था। अगर इसी तरह बाहरी दुनिया के लोग हमारी दुनिया में आकर जासूसी करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमें उन्हें उनके साथ लड़ना पड़े, जिसके लिए हम अभी तैयार भी नहीं है। ऊपर से आए दिन कोई ना कोई असुर हमारे आसपास के देश में हर काम मचाते रहते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी जादूगरों की जरूरत है अपनी, ताकि हम बाकी लोगों को सुरक्षित रख सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। आचार्य गुरु के कुछ दूरी पर बैठे एक 58 साल के आदमी ने कड़क अंदाज में सबको यह बातें कही। उसकी बात सुनकर सब अपने सर राजा मंडी में हिलने लगी। तो हमें क्या करना चाहिए आचार्य सिद्धांत? इस बार के जितने भी छात्र आए हैं उनमें से बहुत कम ही छात्र अपना जादू पूरी तरह से जागृत कर पाए हैं और बाकी तो बस अपने साथ ज्ञान और मंत्र के बर्थडे पर यहाँ पर आए हैं। मंत्र आध्यात्मिक ऊर्जा भी उतना जरूरी होता है जितना कि जादू। अगर तुम्हें कोई भी मंत्र या शास्त्र का ज्ञान ना हो तो क्या तुम जादू जागृत कर सकते हो? एक और आचार्य ने अपने शांत आवाज में कहा, जिसे सुनकर वह आचार्य चुप हो गया। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद सब बड़े गुरु आचार्य की तरफ देखने लगे। पूर्व आचार्य ने कहा, हम उन सभी को 2 साल का वक्त देंगे और अगर इन 2 सालों में जो छात्र बहुत अच्छे उत्तेजना स्तर तक पहुंच जाएगा उसे हम आगे की उच्च कोटि के छात्र में शामिल करेंगे और जो वहीं पर रहेंगे उनका प्रतीक प्रशिक्षण चलता रहेगा। अब वह इस निकेतन से एक जादूगर बैंक ही निकलेंगे, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ में एक ऐसा दंड तैयार करो जिन्हें हर कोई माने और हर गलती का सजा उन्हें मिलती रहे, ताकि वह अपने आप को बेहतर बना सके।
आचार्य गुरु की बातों को सुनकर सब पूरी हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पर आचार्य गुरु की इन बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी भरती बातें आगे आने वाली चुनौतियों को देखते हुए कहा गया था। सब आचार्य गुरु की बात मान गए। दो आचार्य गुरु और उत्तम देव आचार्य को छोड़कर बाकी सब अपनी जगह पर उठ गए और उन तीनों को गुरु आचार्य ने आचार्य सिद्धांत और आचार्य कामदेव को देखते हुए कहने लग। कुछ पता चला पारस साम्राज्य की राजकुमार का। ये सुनकर आचार्य सिद्धांत और आचार्य कामदेव ने अपने सर नीचे कर लिए। आचार्य कामदेव ने कहा, नहीं उत्तम आचार्य, हम उसे राजकुमार के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी एकत्र किए, पर हमें जरा भी पता नहीं पर चल पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये सुनकर उत्तम गुरु जी ने एक लंबी सांस ली और थोड़े उदास हो गए। वहीं आचार्य सिद्ध में कहा, पर गुरु आचार्य, आप उसे राजकुमार से क्या चाहते हो? उसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है, इतना तो हमें समझ आ गया कि वह एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया था। पर आप इतना क्यों उसे आकाशवाणी पर विश्वास कर रही है? अगर वह सच होता तो इस वक्त हमें हमारा उत्तराधिकारी मिल चुका होता है। तुम नहीं समझोगे, इस वक्त पारस साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है और उसका दूसरा बेटा वह काम नहीं कर सकता जो एक राजकुमार कर सकता है। अगर इस बार हमें वह आकाशवाणी वाला लड़का ना मिलना तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चिंता मत करो गुरुदेव, भक्ति के साथ हमें सब धीरे धीरे वह उत्तराधिकारी हमारे सामने आ जाएगा। गुरुदेव सर हिलाया और वापस अपने ध्यान मुद्रा वाले जगह पर जाकर बैठ गए और ध्यान साधना में लीन हो गए। आचार्य कामदेव और सिद्धांत दोनों ही उससे कब से बाहर निकल गए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।